अब जिससे आपको मिलवाने वाला हूं, जो आपको मेंटर करेंगे, वो एक बहुत अमेजिंग इंडिविजुअल है। बिजनेस फैमिली से आते हैं, लॉस भी देखा है, यानी नुकसान भी देखा है, हाईज लोज सब देख लिए। अपना बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस क्या शुरू किया, फिनोमिनल। हम लोग जब बचपन में थे तो जनरली मैं आपको बताता हूं, मैं जब स्कूल से वापस आता था तो मैं क्या करता था, मेरे घर के ठीक पास में एक ग्राउंड था, अब तो वहां पे मकान बन गया, बड़ा ग्राउंड था, हम बस निकर विकर डाली और क्रिकेट खेलने भाग गए। ये हमारा दिन था। फिर वापस आते थे थक वक के, मम्मी से मार पड़ती थी और हम मैथ पढ़ के अपनी पढ़ाई करके होमवर्क खत्म करके वापस जाते थे। लेकिन आज का बच्चा वैसा नहीं है। आज के बच्चों के लिए इट इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट दैट आप उनको नए एवेन्यूज दो, आप उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराओ, राइट? तब बच्चे का दिमाग सडनली स्ट्राइकअप होता है, वाओ, मैं अपना मोबाइल फोन यूज करके एक रोबोट चला पा रहा हूं, मैं अपना मोबाइल फोन यूज करके आई एम एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तब आज के बच्चे का दिमाग खुलता है। ये अब हमारी वाली जनरेशन नहीं है, और इन्होंने यही किया। इस कंपनी का नाम है आविष्कार, जिसके बारे में ऑफ कोर्स मेरे दोस्त आपको बताएंगे। और हाँ, ये राइट हियर, राइट। और आविष्कार की जब इन्होंने शुरुआत की, जैसे मैंने कहा इन्होंने आविष्कार किया, जब इन्होंने शुरुआत की तो एक अपनी जर्नी रही, बहुत सारी लर्निंग्स रही, फंड्स भी रेस किए, और फंड्स रेस करने के बाद अपनी कंपनी को आगे ग्रो भी किया। और आज बाय द वे इनकी ये किट्स ना केवल भारत में हज़ारों बच्चे लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया भर में जाती हैं, एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड राइट हियर इन भारत। इसका डिज़ाइन, इसका यूआई, इसका मैन्युफैक्चरिंग सब यहीं होता है, और पूरी दुनिया भर में ये किट्स को इस्तेमाल करके बच्चे एक कंप्लीटली नया भविष्य लिख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। आज से कुछ 2 महीने पहले मैं एक इवेंट में गया, इन्होंने मुझे बुलाया। उस इवेंट में बड़े स्टेडियम में इवेंट था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, हज़ारों बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, और वेरी हम्बली ही इनवाइटेड मी देयर। और जब मैं वहाँ गया, आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं खुद बदल गया, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्लास 7th, क्लास 8th, मतलब 7वीं 8वीं क्लास में हम तो मस्ती कर रहे होते थे, वहां पे छोटे छोटे बच्चे क्लास 7, क्लास 8 के रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं। बच्चे मुझे समझा रहे हैं, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गया था वहां पे, और वो मुझे समझा रहे हैं कि ये पॉल्यूशन लेवल्स हम ऐसे टैप इन कर रहे हैं, हमने आर्डुइनो बोर्ड का इस्तेमाल किया, हमने इसको C++ और जावा के थ्रू कोड किया है, कोविड के टाइम हमने ऐसे अपना समय इस्तेमाल किया, दिस इज व्हाट वी लर्न्ड, एंड वी हैव यूज्ड दिस किट एंड वी हैव यूज्ड दैट किट, एंड आई वाज ब्लोन अवे। आई सेड वाओ, ये है विकसित भारत, इसको ट्रेन करना है, ये लेके जाएगा देश को आगे। इट्स माइंड बॉगलिंग। और मैं चाहूंगा इनफैक्ट कि जब आप लोग यहां से जाएं, इनकी सारी की सारी किट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनकी अपनी वेबसाइट पर है, ऑफ कोर्स ही लेट यू नो अबाउट इट। और साथ ही आई थिंक Amazon एंड अदर मार्केट प्लेसेस आर अवेलेबल। अपने बच्चों को ये दीजिए, खेलने दीजिए उनको। वो गेंद बल्ला ठीक है, वो जरूरी है, वो भी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बचपन खुदा नहीं चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बट जैसे ही ये किड्स, मुझे याद है मैं अपने बच्चे के साथ जब अपने परिवार के साथ एक बार कुफरी गया था एक हॉलीडे के लिए, और हम एक किट अपने साथ ले गए थे, ऐसी कि भाई कभी बोर हो रहे होंगे तो बना लेंगे, राइट। 1.5 घंटा लगा हमें, करीब 1 घंटा 45 मिनट लगे इनफैक्ट वो किट को तैयार करने में, क्योंकि पूरा बनाना पड़ता है अपने हाथ से, राइट। फिर मैंने अपने फ़ोन पर एक ऐप डाउनलोड की, एक्चुअली अपने बच्चे के टैब पर ऐप डाउनलोड की, और तुरंत करते ही वो ऐप के ब्लूटूथ के थ्रू ये किट कनेक्ट हो गई, और जैसे ही पहली बार वो रोबोट का हाथ ऐसे हिला, इट ओपनड अप एवरीथिंग। मेरे बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वाओ, मैं एक ऐसा रोबोट बना सकती हूं या बना सकता हूं दैट कैन वर्क बाय इटसेल्फ। उसकी कॉन्वर्सेशन बदल गई कि फिर तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें तो फिर सेब तोड़ने के लिए इंसान की जरूरत ही नहीं है, रोबोट पेड़ पे चढ़ेगा, वो सेब तोड़ के ले आएगा, एंड दैट इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट। ऑफ कोर्स हम इसमें कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि नौकरी जाएगी लोगों की एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट दैट्स जस्ट द फ्यूचर, दैट इज हाउ इट विल बी। बट ऐसे ही क्या हमारे बच्चे दिल्ली का प्रदूषण सॉल्व कर सकते हैं? क्या और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसी किट्स को आज अर्ली स्टेज पर इस्तेमाल करके हम ट्रेन के एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं? कैन वी क्रिएट सम ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशंस ऑफ द वर्ल्ड? शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। और आज आप मिल रहे हैं एक और ऐसे ही अमेजिंग विकसित भारत लीडर से। वेलकम कीजिए ऑन स्टेज माय डियर फ्रेंड एंड द फाउंडर ऑफ आविष्कार।
you so much. Please come. Right. Thank you, everyone. I hope this is working fine. Okay. The sound is good. All right. So आविष्कार नाम तो आपको पता लग गया. शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी से. बिल्कुल. राइट, तो जर्नी बिजनेस फैमिली से है, मुझे पता है, लेकिन थोड़े कनेक्ट डॉट्स करते हैं. आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? लेट्स कम टू दैट फर्स्ट. बिल्कुल. उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पारितोष जैसे इंट्रोड्यूस करता है किसी को, मतलब मेरा मन भी कर रहा था कि मैं इस बंदे से मिल लूँ जो आने वाला है. इतनी बढ़िया तारीफ करता है. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम वर्दी ऑफ दैट प्रेस, बट आई ट्राई टू डू जस्टिस टू द फैक्ट कि आप यहाँ पर आए हैं, मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली कुछ ठीक ठाक मैं बता दूँ आपको. जर्नी बहुत सो आविष्कार की और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी इंटरट्वाइंड है, मतलब रस्सी के धागों की तरह है, मिली हुई है. इनफैक्ट जब मैं बहुत छोटा था, जैसे पारितोष ने बताया कि पारितोष को खेलने का बहुत शौक था, मुझे भी खेलने का शौक था, लेकिन मेरी थोड़ी लाइफ चेंज हुई. मेरे फादर ने मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की क्लास में एनरोल कराया, क्लास 5 में. हर किसी की अपनी कॉलिंग होती है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन किसी ने कभी सोल्डरिंग मशीन यूज़ करी है? मैंने करी है. ओके. उसकी स्मेल कैसी लगती है आपको जब वो सोल्डर पिघलता है और फ्लक्स उसके ऊपर गिरता है? काफ़ी लोगों को वो नॉजिएटिंग या वॉमिटिंग वाली स्मेल लगती है. मुझे वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है. तो हाँ, सोंधी तो मैं ही कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी सी इट इज फॉर नॉर्मल पीपल आई वुड से इट इज नॉजिएटिंग और कॉजेज. हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्मेल. और मेरा बड़ा इनफैक्ट जैसे पारितोष ने बोला कि मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी बदला कि काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद बना सकते हैं. तो एक बेसिक नेचर होता है हर एक का. किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का क्रिएशन में होता है, किसी का राइटिंग में होता है. आई थिंक मेरा बेसिक नेचर क्रिएशन में था, मेकर्स में, कुछ चीज़ें बनाने में. तो मैंने बिट्स एंड पीसेस वो किया. मेरे फादर ने बहुत इंकरेज किया, मेरी मदर ने बहुत इंकरेज किया. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने पहला जो अपना डिवाइस बनाया था, टेबल लैम्प बनाया था, क्लास 6 में आई थिंक. और वो लर्निंग आज तक नहीं भूलूंगा मैं. मैंने मतलब जैसे ही इसे ऑन किया, पूरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की लाइट चली गई. उसमें क्या होता है, अगर किसी ने कभी प्लग में 2 वायर्स डाली हो तो वायर्स आपस में कनेक्ट हो रही थी मेरी. मैंने ध्यान नहीं दिया यार. जैसे ही सर्किट ऑन किया, सर्किट और वो पूरा फ्यूज उड़ गया. तो मेरे फादर ने मुझे समझाया, बताया कैसे वायर को काटते कैसे हैं, सो एंड सो फोर्थ. तो ये एक इंसिडेंट था. मुझे मतलब आई डोंट नो इफ़ आई कैन पिन पॉइंट माई फिंगर एंड से एग्जैक्टली मुझे पता लग गया था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था इसमें. और फिर एकेडमिकली गिफ्टेड था, तो एकेड्स भी ठीक थे, तो इसलिए मैं कुछ भी करता था तो मुझे कोई तंग नहीं करता था, क्योंकि मार्क्स तो ठीक ही आ रहे हैं, तो फिर किस चीज़ के लिए तंग करें. तो बट हाँ, 11th-12th में बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, बिकॉज ऑफ संगति, मेरे को था कि अब इंजीनियरिंग करना है. तो मेरे ऑल माई फ्रेंड्स वर गोइंग टू बेस्ट कॉलेजेस एंड आई ऑल्सो वेंट टू अ रीजनेबली गुड कॉलेज इन दिल्ली. एंड उसके बाद फिर मैं मास्टर्स करने, फिर मैंने नौकरी करी यहाँ पर विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में बैंगलोर में. फिर मैं मास्टर्स करने US चला गया. और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका. वहाँ से मैं अपना मास्टर्स किया और फिर मेरा टिपिकल माइक्रोसॉफ्ट में मेरी जॉब लगी. लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हुई जो मतलब मुझे, जिसने फोकस किया या मोटिवेट किया आविष्कार को स्टार्ट करने के लिए. आई थिंक वो मेरे से पहले जो स्पीकर आए थे, उन्होंने भी उसको किसी हद से वो बात कही थी, किसी तरह से. जब मैं अपने क्लास में था तो मैं देखता था कि मेरे आई वॉज fairly smart and reasonably good on academics, so I could do well, but there were other places where I was finding myself extremely limited, कि मैं उन लोगों से कई सब्जेक्ट्स में बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रहा था. मैथमेटिक्स में तो अच्छा था मैं, और कई एरियाज में बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रहा था. एंड इंटरेस्टिंगली, सिंस जैसे मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी, तो माइक्रोसॉफ्ट में एक ट्रेडिशन होता है कि कोई भी इंटर्न्स होते हैं उन्हें बिल गेट्स अपने घर पे डिनर पे बुलाता है. अच्छा. हाँ, सबको. तो आई गॉट अ चांस टू सिट ऑन द सेम टेबल वेयर बिल गेट्स वाज सिटिंग. एंड आई रियलाइज यार, बातचीत में आई मीन द गाय सीम वेरी नॉर्मल. ऐसा नहीं था कि कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे, या फिर ऐसा नहीं था कि इंटेलिजेंस एकदम ऐसे गिर रही थी कपड़ों से और हम एक ऑ में थे. नहीं, he was talking very normal. I mean, one is he was very humble, and second, I think
he no doubts he was very smart, but we were also equally, I would not say equally, but ठीक है, we were also fairly smart to understand what he was trying to say. तो मेरे को ना ये बहुत पिंच करा अपने ग्रेजुएशन ख़त्म होने पे कि मैं इंडिया में ग्रो किया, मैं यहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में गया और मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में आया और मैंने अपने आप को कई एरियाज़ में बहुत लैकिंग पाया. तो फिर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई उस टाइम पे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचते हैं, कई बार वो ना फंक्शन ऑफ हमारा टैलेंट या फंक्शन ऑफ हमारा हार्डवर्क नहीं होता, वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्सपोजर होता है कि हमारे को कौन सी चीज़ कब एक्सपोजर मिला. तो मेरे को फर्स्ट कंप्यूटर मेरा 19 या 20 साल में मिला था जब मैंने कॉलेज पे एडमिशन लिया था. बिल गेट्स को वो 11 साल में मिल गया था. और टेक्नोलॉजी में वो 9 साल का डिफरेंस बहुत मैसिव होता है. आप सोच आपकी बदल जाती है, आपके थॉट्स बदल जाते हैं, आप क्या कर सकते हो सब बदल जाता है. तो मुझे ये फंडामेंटली लगा कि जो मेरे क्लासमेट्स मेरे काफ़ी बराबर के थे कुछ एरियाज़ में, बट कुछ एरियाज़ में से बहुत आगे थे, वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको वो एक्सपोजर लाइफ में जल्दी मिला था. तो दैट वाज द रीज़न दैट आई स्टार्टेड आविष्कार. आई वांटेड टू प्रोवाइड दिस एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन हियर इन इंडिया. And now I can say, to my brothers and sisters in Africa, brothers and sisters in Asia, and whole of the emerging world, मैं चाहता था कि मैं ये एक्सपोजर उनको प्रोवाइड करूँ. एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि ऐसे प्रोवाइड करूँगा, बट हाँ फंडामेंटली यही एक मेरी अपनी खुद की मेरी जिहाद थी, माई होली वॉर, कि आई हैव टू ब्रिंग दिस टू चिल्ड्रन इन माई ओन कंट्री, माई ओन कंट्रीमैन, and people who do not have similar kind of opportunities in the rest of the world. So that's the reason I started Avishkar. That's the reason my story is intertwined. This is very interesting, by the way. आपने ना एक बहुत important blip in this time डाला है, and that's called exposure. और आप लोगों के लिए ना ये बहुत critical word है, by the way. Don't take it very lightly. Exposure is very important. सही समय पर expose हो जाना to multiple things is very important. मैं आपको सुबह से यही समझा रहा हूँ that it is important for you to open up. हम लोग बहुत क्लोज्ड हैं. अनलेस एंड अनटिल वी ओपन अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस इट वोंट वर्क. तो अब कितना टाइम हो गया आविष्कार को? मैंने जब वापस आया था 2008 में वापस आया था. 2 साल मैंने ट्रैवल किया काफ़ी, मतलब इंडिया बहुत घूमा, यूरोप भी घूमा. तो करीबन 2011-12 में पहली बार मैंने स्कूल में कदम रखा था आविष्कार का नाम लेके. तो करीबन 12-13 साल हो गए. इंटरेस्टिंग. तो 12-13 साल में कभी एक वो समय आया होगा समटाइम इन दिस जर्नी जब आपने इस आइडिया को वैलिडेट किया होगा. मतलब पहले तो एक आइडिया आया होगा कि चलो यार ऐसा करते हैं कुछ, बट व्हेन डिड यू फील दैट यस आई हैव वैलिडेटेड इट, आई एम ऑन द राइट पाथ? तो आप में से यहाँ पर सॉफ्टवेयर कितने लोगों ने लिखा है या सॉफ्टवेयर पढ़ा है? ओके, 2-3. इसमें ना एक सब्जेक्ट होता था हमारा. मैं अपनी लाइफ को ना अपनी फिलॉसफी को उस मॉडल के साथ बहुत लाइकिन करता हूँ. एक आई थिंक हमारे टाइम पे एक SSAD करके सब्जेक्ट होता था जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते थे. करेक्ट. तो आपने शायद याद होगा, आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा होगा, है ना? हाँ, DB आई थिंक या हाँ. उसके बाद एक मॉडल और था उसमें जो मुझे बड़ा सही लगता है, स्पाइरल मॉडल कहते हैं. हाँ, प्रोटोटिपिकल मॉडल. उसको आजकल के टाइम में बहुत नई नई चीज़ें कहते हैं, बट फंडामेंटली प्रोटोटिपिकल मॉडल ही है कि आप कुछ बनाते हो, आप मार्केट में लेके जाते हो, टेस्ट करते हो, आपको उसकी खामियां या खूबियां पता लगती हैं, फिर आप कुछ बनाते हो, उसकी खामियों को ख़त्म करते हो. तो ये लकीली बिकॉज ऑफ आई हैव नो आइडिया, आई कैन पिन पॉइंट एग्जैक्टली व्हाई वाज दिस अ मॉडल दैट आई ऑलवेज हैव फॉलोड इन माई लाइफ टिल नाउ. और इसका एक जिम कॉलिन्स की बहुत बढ़िया किताब है, ग्रेट बाय चॉइस. उसमें भी एक वो है, एक उसकी इंग्लिश की सेइंग है, वो कहता है कि आप कभी भी कोई इनिशिएटिव करते हो ना, तो यू ब्रिंग योर गन, यू फायर बुलेट्स फर्स्ट एंड देन यू गेट द कैनन आउट. ताकि आप पहले थोड़े छोटी छोटी गोलियां मार के देखते हो टारगेट कहाँ पर है. आप अपना तोप की गोले अगर आपके पास लिमिटेड है, आप सारे गोले खर्च नहीं करोगे, आप पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करोगे, बड़ा है या नहीं है और कितना दूर है, मैं उसकी मेरी रेंज में है या नहीं है. तो समहाउ ये मेरे को बहुत नेचुरल था मेरे लिए. कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले एक एक्टिविटी सेंटर खोला था. हाँ. सबसे गलत जगह पे खोला था, ईस्ट दिल्ली में खोला था.
मतलब जहाँ पर उस टाइम पे मतलब कंपेयर टू अगेन नो कमेंट्री ऑफ कोर्स बट लेकिन यू वुड इमेजिन कि सबसे पहले जो दिल्ली में डेवलपमेंट हिट करती है वो साउथ दिल्ली में आती है, फिर धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में ट्रिकल डाउन होती है, तो ईस्ट दिल्ली में थोड़ी सी लेट आती है, बट वो फॉर सम वियर्ड रीजन मैंने ईस्ट दिल्ली में एक एक्टिविटी सेंटर खोला। मैंने देखा एक समर कैंप रन किया कि बच्चों को मैं ना ये भी सिखाऊंगा वो भी सिखाऊंगा वो भी सिखाऊंगा, पेरेंट्स ने दिमाग खा लिया। भाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट थैंकलेस जॉब्स। आप टीचर्स को प्लीज आज भी पूजा करा करें, उनकी सबसे थैंकलेस जॉब होती है। तो वो कह रहे 2 महीने में मेरे बच्चे में ये चीज दिया है, ये चीज दिया है, वो चीज दिया है, आपने तो सब कुछ बोला था। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हो, मैंने सब कुछ बोला था। तो मैंने रियलाइज किया कि ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद पेरेंट्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैंने पहले लर्निंग वो ली, मैंने कहा इस पार्ट को हटाओ, काटा मारो, ये करना ही नहीं है, जो मुझे पसंद ही नहीं है, जो मैं अच्छा भी नहीं हूँ उसमें। फिर नेक्स्ट मैंने कहा चलो पेरेंट्स से डील नहीं करते, स्कूल से डील करते हैं, स्कूल्स में। और मैंने दूसरी चीज़ क्या करी थी, मैंने उसमें योगा भी डाला था, मैंने साइंस भी डाला था, मैथमेटिक्स भी डाला था, वैल्यू सिस्टम भी डाला था। मैंने कहा ये मैं प्रूव ही नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स कुछ भी कर लूँ मैं 10 साल तक लग जाऊँ कि इसमें बच्चे में पॉजिटिविटी आई या नहीं आई, वेरी डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, राइट? सम पीपल डू इट, बट आई रियलाइज कि दैट इज नॉट माई राइट टू विन इज नॉट देयर। श्योर। मैंने कहा मैं ना साइंस करता हूँ, वो स्कूल वालों को भी समझ आता है, तो और सिर्फ एक स्कूल के साथ डील करूंगा, एक मतलब तो मैं 500 पेरेंट्स के साथ डील करूंगा, ऑफ कोर्स, तो मेरा वो ऑपरेशंस वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने वो सेकंड इटरेशन बिजनेस मॉडल का लिया, उसके बाद थर्ड लिया, फिर फोर्थ लिया, फिर फिफ्थ लिया, और आज जहाँ पर हूँ मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से उसी बिजनेस मॉडल पे हूँ। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कब वैलिडेट किया, वैलिडेशन। तो मैं इसको अगर इस तरह से कहूँ कि द कार दैट आई हैव बीन ड्राइविंग, doubt is the passenger co-passenger with me. I am not one of those very positive individuals कि यार दुनिया को चीर देंगे, आसमान को फाड़ देंगे। नहीं, मेरे साथ नहीं होता। मेरे को हर चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है, और हर चीज़ को, कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट है, कोई भी सिचुएशन है, उसको मैं I look at it very positively, but at the same time there is a rational brain that I have which is continuously questioning कि what can go wrong. तो I do believe, there is definitely a scope for paranoia in an entrepreneur's life. या फिर कोई भी अगर नई चीज़ कोई करना चाह रहा है, उसको थोड़ा बहुत पैरानोया होना चाहिए कि भाई ये मैं सही कर रहा हूँ, या अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए। वो आपको थोड़ा स्टेबल रखती है। That's me. That works for me. Sure. That's how I look at anything. तो वो evaluate हर स्टेप पे मैं करता रहता हूँ, आज भी करता हूँ। इंटरेस्टिंग। जब आपने शुरुआत की ऑफ कोर्स, तो ये किट्स उतनी इवॉल्व तो नहीं होंगी, दैट्स फॉर श्योर। आपने एक बहुत बेसिक प्रोडक्ट से शुरुआत की होगी। व्हाट वाज दैट बेसिक प्रोडक्ट एंड वेयर आर यू नाउ इन दीज लेट्स से 12 इयर्स? व्हाट्स द एवोल्यूशन लाइक? सो 12 इयर्स की एवोल्यूशन का अगर मैं एक बिग बम्पर स्टिकर बोलूँ, तो वर्ल्ड के पटल पे, वर्ल्ड के स्टेज पे, वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक इफ देर आर 5 कंपनीज, देर आर ओनली 5 or 6 कंपनीज हु आर डूइंग प्रोडक्ट्स इन आवर कैटेगरी। सो हमारी मैंने अपने आविष्कार को वैसे अभी तक वैसे इंट्रोड्यूस नहीं किया कि वी मेक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिटी दैट अनेबल्स चिल्ड्रन टू लर्न AI, रोबोटिक्स एंड कोडिंग। तो AI, रोबोटिक्स एंड कोडिंग फॉर 5 to 15 years old। तो ये डेफिनेशन जब मैं देता हूँ कि हम 5 से 15 साल के लिए पूरी रेंज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, कम्युनिटी भी बनाते हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो अगर मैं ये सारा इंटायरिटी में देखूं, तो ऐसी वर्ल्ड में 3 या 4 कंपनीज हैं जो करती हैं ग्लोबल स्केल पे, ठीक है। तो दैट वेज आई वुड से कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव और अनदर व्यू कि किस लेवल पे हम पहुँच चुके हैं, हमारी प्रोडक्ट्स CE सर्टिफाइड हैं, BIS सर्टिफाइड हैं, ASTM सर्टिफाइड हैं, यानी कि हम अमेरिका में बेच सकते हैं, यूरोप में बेच सकते हैं, और इंडिया में ऑफ कोर्स बेच सकते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, और करीबन हम साल के 1 लाख बॉक्सेस बनाते हैं। बॉक्सेस अलग अलग शेप साइज में होते हैं, कई 4-4 बॉक्सेस का एक बड़ा बॉक्स होता है। यहीं दिल्ली में रामा रोड पे हमारी प्रोडक्शन यूनिट है। हम एक्चुअली में बनाते कुछ नहीं है, हम पैक करते हैं। करेक्ट। हमारे अलग अलग वेंडर्स हैं, ठीक है। करीबन 1000 SKUs अलग अलग होते हैं जो हम जिनको ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कई बार। हमारी अपनी जो प्लास्टिक या फिर मेटल इंडस्ट्री से आते हैं उनको पता होगा, हमारे अपने करीबन 150 मोल्ड्स हैं इतने, और तो हम 25 वेंडर्स से डील करते हैं। तो इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जाके सेल कर सकते हैं, और हमारा बिकता भी है प्रोडक्ट।
अपने नाम पे नहीं बिकता अभी, कई कंट्रीज में अपने नाम पे बिकता है, कई कंट्रीज में हमें पुश करना पड़ता है, उनको पता भी नहीं आविष्कार का मतलब क्या है, बट इंटरेस्टिंगली दे आस्क एवरी टाइम एंड इट्स अ फन स्टोरी, इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन टू हैव। तो वापस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। शुरू कहाँ से किया था क्या बताऊँ, मतलब मैं पहला जो अपना रोबोटिक्स का एक प्रोग्राम मैंने रन किया था, जब मैंने आपको बताया कि वो सेंटर एक्टिविटी सेंटर फेल हो गया, करेक्ट, तो मैं फिर गया स्कूल, मैंने कहा मैं मेरे को आज स्कूल का नाम पता नहीं लेना सही है या नहीं है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है। मैं एक स्कूल में गया, मैंने कहा मैम मैं आपके बच्चों को ना साइंस पढ़ाऊँगा। क्या अच्छा साइंस कैसे पढ़ाओगे? मैंने कहा मैं हैंड्स ऑन साइंस पढ़ाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-12-15 साल पहले की बात, 12 साल पहले की बात। उस टाइम पे हैंड्स ऑन साइंस का मतलब आप अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल याद है या नहीं है, इक्वेशंस याद है या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन केमिस्ट्री लैब में आपकी कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते थे, इसके अलावा हैंड्स ऑन कुछ नहीं होता था। कि हैंड्स ऑन क्या कराओगे? मैंने कहा मैम आपको ना बताऊँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बताते हैं बच्चों को, फ्रिक्शन कैसे बताते हैं, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। तो मैं ले गया अपना एक स्ट्रॉ था और एक बलून था। बलून आप बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर समझाना हो बच्चों को कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक तरीका तो आप एक थप्पड़ मारो किसी को, वो उल्टा आपको मारेगा, आपको भी पता लग जाएगा। जो 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 साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, आप एक बलून को इन्फ्लेट करो और उसके साथ एक स्ट्रॉ टेप से बांध दो और वो रस्सी पे लगा दो, तो बलून हवा जिस साइड से निकल रही होगी उसकी ऑपोजिट साइड बलून जाना शुरू कर देगा। या बलून कार भी होती है कि कार के पहियों पे लगा दो, बलून चिपका दो, आप उसमें हवा भर दो, जिस साइड से हवा बाहर निकलेगी उसकी ऑपोजिट साइड में वो जाएगा। तो मैं ये लेके गया, किट लेके गया मैम के पास। मैम ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, मतलब ये क्वालिटी थी मेरी कि मैंने एक गुब्बारा खरीदा, 2 स्ट्रॉ लिए, एक बिस्लरी की बोतल के 4 ढक्कन लिए, टायर बन गए, और 2 वो तीलियाँ ली, माचिस की मतलब किस चीज़ की तीलियाँ ली ताकि वो एक्सल बन जाए। मैंने वो डब्बे में पैक किया प्लास्टिक के और मैम को दिखाया। मैं खुश होगी कि भाई ये मैम ने मुझे ऊपर से नीचे देखा कि ये तो मेरे को भी पता है, तुम क्या लेके आ रहे हो? फिर मेरा दिमाग खटका, मैंने कहा यार मतलब मैं साइंस की टीचर को बोल रहा हूँ कि मैं आपको साइंस पढ़ाना सिखाऊंगा और किस चीज़ से सिखाऊंगा, जो आपके किचन में सामान बनता है, ये तो मेरे को 2 मिनट ना समझे। फिर मैं कहा मैं ना ऐसी चीज़ पकड़ता हूँ जो इनको आती ना हो और जो मुझे आती हो। राइट टू विन। मुझे सॉफ्टवेयर लिखना आता था, मुझे हार्डवेयर के बारे में PCBs वगैरह मैंने कॉलेज में मैंने कुछ वर्कशॉप्स करी थी, तो पता था मेरे को। मैं रोबोटिक्स सिखाऊंगा, इनके मतलब मामा चाचा ताए नाना नानी कोई नहीं आ सकता और बोल सकता कि आपको आता है। तो दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। तो वापस पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर कि वो वैलिडेट आपको करते रहना पड़ेगा, आपको मार्केट को the world doesn't owe your success to you. Sure. आप वर्ल्ड नहीं, जस्ट बिकॉज आपने एक अपना रास्ता चुना है इसका ये मतलब नहीं कि सारी दुनिया आपके लिए तालीम जाना शुरू कर दे। ऐसे नहीं होता। हर कोई अपने ड्रीम्स के एस्पिरेशंस और एफर्ट के साथ आता है। तो आपको अपने सक्सेस के लिए खुद वर्क करना पड़ता है और वो आपका सक्सेस है, आपका सपना है। अगर और लोग उस सपने में अपने सपने मिलाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटली वो आपका सपना है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन तो करते रहना पड़ेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है और ये एक बहुत क्रिटिकल लर्निंग है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं आजकल ना, सोशल मीडिया के कारण ये बहुत आसान है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर लेते हैं। हमें लगता है हर चीज़ पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, आई मीन थ्योरेटिकली तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, राइट? लेकिन उस मोटिवेशन या उस अंधे मोटिवेशन के कारण एट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट वैलिडेट आवरसेल्व्स। ये वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट भी किया ना, ये वैलिडेशन था बाय इटसेल्फ। एटलीस्ट इन्होंने वैसी किट्स बनानी नहीं शुरू कर दी, उस पर नहीं 5-10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए अपने खर्च कर दिए कि भाई मैं तो गुब्बारे और स्ट्रॉज देना शुरू करूंगा लोगों को, राइट? मोस्ट ऑफ अस डू दिस। हमें लगता है कि बस यही जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ऑलराइट? तो अब आपकी जर्नी ऑफ कोर्स बढ़ चुकी है और आपकी जर्नी में ना एक इंटरेस्टिंग वैलिडेशन और आई, और वो आई इन्वेस्टर्स की, राइट? सो you've raised some external money, but also मैं बाय द वे आपको बताता हूँ, मैं पर्सनली रिस्पेक्ट इंसान की होती है और फिर साथ में उसके ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं उसके काम की, वो कैसे अप्रोच करता है किसी काम को। तो आप जब तरुण के बारे में समझेंगे, तरुण ने अपना बिजनेस जो एक्सपैंड किया है ना, ह्यूज रिस्पेक्ट्स फॉर हिम। इन्होंने कुछ फंड्स पहले रेस किए, लेकिन उसके बियॉन्ड ही इज डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ। कैसे आप वो समझेंगे। सो व्हाट्स बीन योर, हाउ हैव यू फंडेड योर बिजनेस राइट फ्रॉम डे वन टू वेयर यू आर नाउ?
आई थिंक ये सबके लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी है। देखिए मतलब सो एक बात तो ये है कि आई ग्रू अप इन अ बिजनेस फैमिली, माय फादर वाज डूइंग अ बिजनेस, सो बिजनेस की जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो एक कन्फ्यूजन्स होती हैं, फिर एम्बिग्विटीज़ होती हैं, वो हमारे लिए नई नहीं थी। हालांकि ऐसे हमारे को बताया नहीं गया, कोई पापा ने कोई लेक्चर नहीं दिया कि आपके ऐसे इस दिन आपके कैश फ्लो ज़ीरो हो जाएगा, इस दिन आपका कैश फ्लो ऊपर हो जाएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे किसी ने नहीं समझाया। लेकिन सेंस था एज अ फैमिली की कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे स्कूल की फीस देने के लिए, तो ठीक है मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एटलीस्ट वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी सॉल्व करने की, वो मम्मी पापा को सॉल्व करना था, उन्होंने किया। बट हाँ ये था कि ऐसा हमारे को कभी भी फील नहीं कराया गया कि यू हैव अ हाउस व्हिच इज फ्लश विद कैश, श्योर, ऐसा फीलिंग नहीं आया। तो वो सेंस स्टार्टिंग से था, उसकी वजह से और बिजनेस भी बनते हुए देखा था कि बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनता। हालांकि मेरा आज का एक व्यू थोड़ा बदला है इस मामले में। मैं आज बोलता हूँ कि आपको हमेशा थोड़े से अपने बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल कैपिटल जरूर डालना चाहिए। प्रोफेशनल कैपिटल का मतलब आपके एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स होने चाहिए। उसका रीजन मेरा यह है कि आपके ऊपर कोई चेक रखता है। हमारे साथ क्या गलती होती है, इंडियंस, while I have tremendous respect for my countrymen, because I have seen how much hard work we put, but I also feel the Indians are a little bit more emotional than other countries. बाकी इंडिया के लोगों से हम थोड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, और हमारे कल्चर में हारना भी नहीं इतनी अच्छे से सिखाया जाता। बिल्कुल नहीं, करेक्ट। फेलियर को सेलिब्रेट नहीं कराया जाता। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास एक प्रोफेशनल कैपिटल भी आपके बिजनेस में होना चाहिए, ताकि आपको कोई चेक रखे, वरना आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप you start romanticizing your business. And I've seen it very very often कि लोग अपने बिजनेस में ना अपने काम से ऐसे वो उससे ऐसे प्यार में फंस जाते हैं कि वो उसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो सोचते नहीं है। ठीक है, आप ये कॉल ले सकते हैं कि मुझे उतना अमीर नहीं बनना, लेकिन मेरे को सस्टेनेबल तो बनाना है अपना बिजनेस। तो इसलिए मैं पहले बताऊंगा कि पहले तो सबसे पहले अगेन थोड़ा सा मेक इट मोर राउंडेड, प्लीज, ऑफ कोर्स। आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं शायद फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे या नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना। तो पहले तो 3 तरह के लोग होते हैं जिनको आपको अपने बिजनेस के लिए कन्विंस करना चाहिए। 3 F's, ट्रिपल F बोलते हैं उनको, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स। ये तीनों को आपको पहला चेक आपको इन लोगों से लेना चाहिए। तो मैंने तो लिए इन तीनों से, फ्रेंड्स से भी लिए, फैमिली से भी लिए, फूल से भी लिए, ठीक है। और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने कुछ अपना पैसा जोड़ा अमेरिका में, करीबन 30 से 35 लाख रुपए की मैंने अपनी पूंजी जोड़ी, और वो कैसे खर्च होगी मुझे भी नहीं पता लगा। रैंडम चीज़ों में खर्च करी, मतलब हम वर्कशॉप्स करेंगे तो स्पीकर सिस्टम खरीद लिया। अच्छा भाई, मतलब रेंट पे मिलता है, ऑफ कोर्स, खरीदने की क्या ज़रूरत है। और मतलब मुझे सैलरी देनी नहीं आती थी जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। डे 1 पे पहले पूरे महीने की सैलरी पहले दिन पे ले लो। वो बंदा आया ही नहीं है 1 हफ्ते बाद, आज तक नहीं आया। वो रेड लाइट पे किसी से मिलने गया था, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, आज तक उसको मिला नहीं है। तो मैंने अपनी गलतियाँ करी, और फिर मेरे को लगा कि ना मुझे वो कैपिटल बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। एंड देन आई हैड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई लॉज, फ्रॉम माई सिस्टर लॉ, एंड from so many other people, and whoever was ready to give me money. तो that was and because of that I had to, जब आप किसी से पैसा मांगने जाते हो ना, तो एक चीज़ आपको करनी पड़ती है, आपको उसको बिजनेस प्लान बताना पड़ता है। करेक्ट। चाहे वो आपके पापा भी हों, आपको बताना पड़ेगा मैं इस पैसे का करूँगा क्या, ठीक है। तो वो अपने आप में एक डिसिप्लिन डालता है कि मुझे एक बिजनेस प्लान बनाना है, कि मैं डे 1 ये करूँगा, डे 2 ये करूँगा, डे 10 ये करूँगा। फिर सेकेंड लेवल पे तो वो करा, कुछ उसकी वजह से सक्सेस मिला। फिर बहुत सारे जैसे कम्युनिटी इवेंट्स में मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, और उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स मिले, इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया, उनसे पैसे लिए, और फिर जहाँ पर मुझे लगा कि अब इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस का कैश फ्लो अपना ठीक ठाक हो गया है, फिर मैंने बैंक से पैसे लिए। रीज़न उसका यह है कि देखिए, डेट और इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल महंगी होती है, स्टार्टिंग में सस्ती लगती है वो, क्योंकि आप अपनी कंपनी का शेयर किसी को दे रहे हो। इनिशियली तो कंपनी को कोई वैल्यू नहीं है, शेयर दे दो, ठीक है भाई, 50% ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो, राइट। बाद में जब कंपनी की वैल्यू थोड़ी बढ़ने लग जाती है, तब आपको थोड़ा कंपनी की ओनरशिप सोच समझ के देनी चाहिए। एटलीस्ट मैं मानता हूँ ये, एंड देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। मैं ये नहीं मानता कि पूरी ज़िंदगी आप एक कंपनी के साथ लगे रहो, वही आपका एक एक क्रिएशन हो। नहीं,
आपको कंपनी कभी ना कभी बेचनी भी होगी, आपको पब्लिक मार्केट्स में ले जानी होगी, आपको उसके साथ वैसा अटैचमेंट नहीं रखना कि भाई ये नहीं तो मैं नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी एक शेयर होल्डिंग सर्टेन लेवल की होनी चाहिए, वरना आप कंपनी के डे टू डे डिसीजंस भी नहीं ले पाओगे। करेक्ट। तो इसलिए वो कॉल आपको लेना है कि कब इक्विटी कैपिटल पे करना है और कब डेट कैपिटल पे करना है। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। इक्विटी कैपिटल का इनिशियल फायदा मैं मानता हूं जो एडवाइजरी कैपिटल आपको लेना चाहिए वो ये होता है कि आपको ट्रैक पे रखता है कोई। वरना जब आप नया एंटरप्राइज और आप क्रिएटिव हो तो आपको हर 5 मिनट में एक नया आइडिया आता है। कितनों को आता है? 10 दिन में 4 आइडियाज किसको किसको आते हैं? हाँ, इसको इनोवेटर्स कर्स कहते हैं। ठीक है कि इनोवेटर का कर्स है ये, उसका श्राप है कि उसके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं। बट ये भी मैं बताना चाहूँगा आइडियाज तो हर एक को आते हैं। सही बात है। एग्जीक्यूशन ही मैटर करता है। करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए बड़ा क्रिटिकल है आप जब इनिशियली अपना बिजनेस चला रहे हो, किसी एक्सटर्नल बंदे के ऊपर आपको आंसर करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रैक पे रहोगे। फिर जब आप तो इसलिए पैसा लो इनिशियली किसी से, नॉट फॉर द शेयर फैक्ट दैट यू हैव टू रन अ बिजनेस। वो ऐसे इंसान से जो मतलब जो थोड़ा जिसकी आप इज्जत भी करते हो, जिसके पास नॉलेज भी हो। मतलब आपने अगर सिर्फ पैसे के साहूकार से ले लिया फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे इंसान से लेना जो आपका भला भी चाहता हो, जिसको बिजनेस का सेंस भी हो, जिसने कुछ कर रखा हो अपनी ज़िंदगी में। सेकंड, आपको तब पैसा लेना चाहिए जब आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो। बैंक्स आपको जब पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब आपको बैंक्स पैसा देंगे ना, बैंक से पैसा लो। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। कोई बिजनेस बिना लेंडिंग के नहीं रन होता। आप अगर इक्विटी वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हो तो फिर मतलब आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स नहीं पता। अगर मेरा बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है, अगर मुझे बहुत बेइंतहा ग्रोथ करनी है तो ठीक है, मैं फिर इक्विटी मार्केट के पास जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को अपना प्रॉपर अपनी ग्रोथ प्लान करके करनी है तो मुझे बैंक्स के साथ जाना चाहिए। आपने लोन लिया है आज तक? बहुत लिए मैंने तो, दबा के लिए सारे वापस भी किए हैं, तभी दोबारा मिले हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब आई रियलाइज इट, आई ग्रू अप, सो बहुत बाद में रियलाइज किया मैंने। इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो मैंने बोला था कि हमारे को तो यही नहीं पता था कि हमारे को अपनी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ानी चाहिए। हम सबके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हमारी सबकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए, उससे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, जिसको आप लोग सिबिल स्कोर भी कहते हैं। हाँ, आपकी कंपनी का क्रेडिट स्कोर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल, मतलब मैं तो कई बार कैपिटल को इस तरह से देखता हूँ, 2 साल बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, तीसरा साल चल भाई इस साल थोड़ा नेगेटिव चला सकते हैं, इस साल हम ग्रोथ पे पैसा खर्च करते हैं, मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं, सेल्स पे पैसा खर्च करते हैं। 2 साल आप, क्योंकि वो 2 साल की बैलेंस शीट देख के आपको पैसा मिलेगा, वो आप पैसा खर्च कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में ऐसी होती हैं जो बिना पैसे के नहीं कर सकते आप। एक्सपेंशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो अगेन आपको हर टाइम पे वो कॉल लेना है। एंड अगेन मैं ये बात भी मानता हूँ, देखो ब्लैंकेट आंसर्स किसी के लिए नहीं होते। हर आंसर का, हर इंसान का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कहाँ पर है, उसका बिजनेस कहाँ पर है, वो सोसाइटी में कहाँ पर है, उसकी पर्सनल नीड्स क्या हैं। तो आपको वो पूरा एक पेचीदा एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को फिल करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपका आंसर आता है। और वो जो आंसर आपका आता है वो आपके लिए बिल्कुल सही होना चाहिए। उस आंसर में मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी फाइनेंशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस आंसर में आप उसको कहीं ना कहीं एक इक्विटी पोर्शन डालो कि मैं किसी को अपने शेयर्स दूंगा कंपनी के और उससे पैसे लूँगा। कहीं ना कहीं आप उसके लिए आप अपने डेट कैपिटल भी डालो। ये दोनों करो, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, अच्छे से आप बिजनेस में क्या करो, आप बिजनेस मॉडल ऐसा बनाओ, जैसे वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल है, बड़ा प्यारा बिजनेस मॉडल है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है उसकी। मतलब कि वो जो सामान खरीदता है वो सबको देता है, अपने वेंडर्स हैं उनको 90 दिन का क्रेडिट पीरियड है कि मैंने तुमसे सामान खरीद लिया, 90 दिन बाद पेमेंट करूंगा। उसका बिक जाता है 45 दिन में। तो सारा पैसा उसके ऐसा आ जाता है, प्रॉफिट उसके ऐसा आ जाता है। तो हमने भी कुछ हद तक अपना, आई होप मेरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बिजनेस ना देखें, ये टॉक ना देखें, बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बाहर सारे हैं, भैया पहले पैसे रखोगे अब यहाँ पर, उसके बाद डील होगी। तो आप कई बार उसके लिए वैसे बिजनेस में भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आप साल का पूरा पूरा पेमेंट पहले लो, या फिर जो भी आप इनवॉइस वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग कर रहे हो, आप पहले पैसे लो उनसे, डिलीवरी आप बाद में करो। तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है अपने बिजनेस को फंड करने का, कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर आपके जो रीसेलर्स हैं वो आपके बिजनेस को फंड कर रहे हैं।
और इसी को बाय द वे कहते हैं बिजनेस मॉडल डिज़ाइन। तो आप लोगों ने थ्योरी में कई बार सुना होगा बिजनेस मॉडल क्या होता है, राइट? लोग कहते हैं यार बिजनेस मॉडल वो होता है जहाँ से पैसा आता है, जिस कारण से पैसा आता है। अब पैसा लाना भी अपने आप में एक आर्ट है। आप कैसे पैसा ला रहे हो, आपका बिजनेस पैसा बना कैसे रहा है, आपको वो पता होना चाहिए, राइट? एंड दैट इज व्हाट ही इज जस्ट एक्सप्लेन इज द बिजनेस मॉडल। तो अभी तरुण ने आपको दो चीजें समझाई, इनको ना डिवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझाई कि इन्होंने अपने बिजनेस को फंड कैसे किया, और वहां पे इन्होंने दो चीजें बताई, एक इक्विटी फंडिंग, एक बताया डेट। डेट का मतलब लोन लेना, राइट? सेकंड, इन्होंने समझाया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इज बीन एबल टू क्यूरेट हिज बिजनेस मॉडल रियली वेल। अब इनको कॉन्फिडेंस है अपने मॉडल पे। फॉर एग्जाम्पल, अब इनको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करता हूँ, मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड आ रहा है, तो मेरा वो सिस्टम प्रोसेस एक बार क्लियर है कि आप पहले इतना पैसा दोगे, आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, एंड दैट इज हाउ यू विल कम ऑन बोर्ड। इनको अब एग्जैक्टली पता है, अब ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में है। अब ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने समय में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स, हेंस कितना कैश फ्लो, हेंस ये लिटरली अगर मान लीजिए कल कोई को किसी इन्वेस्टर से पैसा रेज करना है, राइट? सो आई एम श्योर नाउ यू वुड हैव अ प्रेडिक्टिव सॉर्ट ऑफ अ कैश इंजन विद यू कि भाई मैं इतने साल में अगर इतने डिस्ट्रीब्यूटर बना गया, इतने रीजन्स में बना गया, ये मेरा कॉस्ट है ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं इतना तो कर ही दूंगा, राइट? A lot of us are just not able to do it. हम ये predictive modeling कभी नहीं कर पाते, and that is why it is important. Please जो भी समझाया गया है इसको take it very deeply. And of course जब आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे, you will anyways sort of understand once again and ask your questions. इस session के बाद of course we will have your questions as well. My second last question to you, Tarun, is अब you have thousands and thousands of students, and I witnessed your event, right? फिनोमिनल इवेंट। मतलब मुझे तो आज तक ये डिसबिलीफ होता है कि आप इतने हजारों बच्चों को इकट्ठा ले कैसे आए, वो भी दिल्ली के एक स्टेडियम में, अपने पेरेंट्स के साथ, स्कूल के टीचर्स के साथ, राइट? एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स शशांक वॉज देयर, शशांक सन वॉज देयर, राइट? एंड शशांक ने मुझे वापस बताया कि मैं हैदराबाद से आया ऑल द वे फॉर द इवेंट, एंड इट वॉज सो अमेजिंग। रोबोटिक्स, AI and automation, since you are at the helm of all of it, आर यू सीइंग नाउ दैट प्रोडक्ट अडॉप्ट हो रहा है, या फिर अब आपकी मार्केटिंग और ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अभी भी पुश है, राइट? इज एट दिस स्टेज इज देयर इनफ पुल क्रिएटेड कि यार अब तो लोग ले लेते हैं? अब आप कैसे लेके जा रहे हो? बिकॉज you're both a B2B, you're both a B2C वेंचर। तो B2C का पहले बात करते हैं, आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक कैसे पहुंचते हो? तो हमारा B2C का ना बड़ा अगेन गोज बैक टू माय कंजर्वेटिव अप्रोच समटाइम्स, व्हिच आई थिंक हैज प्लसेस एंड माइनसेस, स्पेशली इन द टाइम्स जब बहुत सारी एडटेक कंपनीज कैक ने मार दिया उन कंपनीज को। आपको केसेस पता है, स्टोरीज पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कैक तो बड़ा मस्त है। एक इन्वेस्टर टर्म में एक मेट्रिक होता है LTV to CAC रेशो। गोल्ड स्टैंडर्ड इज 3, हमारा 4.5 है। मतलब कि मैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, हमारी 5,500 रुपए की लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर लास्ट ईयर की आई है कि कोई कस्टमर अगर पहली बार आया, उसने साल के एंड तक हमसे कितने का सामान लिया 6 महीने के टाइम में, और हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 1,000 रुपये है। तो हमारी मतलब 5.5 हमारी LTV to CAC रेशियो है, which is considered to be very good. Every transaction we make money, ठीक है? तो इसलिए हमारा अप्रोच ना, जो B2C की बात करते हैं, तो हमारा B2C में भी और B2B में भी मैं कहूँगा हमारा PMF तो हो चुका है। PMF का मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो B2B में तो बहुत पहले हो गया था। B2C में मतलब हम वी आर वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑन Amazon इन इंडिया। वी आर ट्राइंग टू बी बेस्ट सेलर्स इन Amazon इन US एंड दुबई। तो उस सेंस में ये है कि इंडिया में तो हमारे नाम से, मतलब इंडिया में हम उतनी मार्केटिंग करते हैं Amazon पे या फिर बाकी जगह पे, हम अपनी टर्फ बचाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो टर्फ बचाने का मतलब कि क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट मार्केट प्लेसेस पे लोग आपके कीवर्ड्स खरीद लेते हैं। कि आविष्कार का कीवर्ड खरीद लेता है, वो कहीं और भेज देते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, या फिर सिमिलरली गूगल पे होता है। तो हम वहाँ पर पैसा सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं कि भाई मेरा जो कीवर्ड है वो मेरे शॉप पे ही आए और कहीं ना जाए, ठीक है? और कंज्यूमर मार्केटिंग में और जो B2B मार्केटिंग है उसमें भी हमारा मतलब अच्छा पुल है। तो बेसिकली अब जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रो करने के लिए लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट 6 महीने में मैं करीबन 12-13 कंट्रीज़ में गया हूँ। 17 कंट्रीज़ में हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बेची है लोगों को। उसका मतलब होता है करीबन $25,000 का उनको डाउन पेमेंट करना पड़ता है फॉर ऑल द हार्डवेयर दैट दे बाय। और गोल है कि इस साल के एंड तक 40 कंट्रीज़ में हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स इस्टेब्लिश हो जाए।
तो हमारा ज़्यादा फोकस इस टाइम पे एक्सपेंशन पे है आउटसाइड ऑफ इंडिया, और आउटसाइड ऑफ इंडिया मार्केटिंग पे है। इंडिया में हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो हम कस्टमर को खरीदने की नहीं, अवेयरनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि वो टाइम नहीं है कि कोई बोलता है मेरे को रोबोटिक्स किट खरीदनी है। वो एक एक्सेप्टेड है कि रोबोटिक्स किट होती है, बच्चे को गिफ्ट दे दो, बच्चे को अपने बर्थडे पे लेके दे दो, एक्सपोजर दे दो रोबोटिक्स के अंदर, एआई के अंदर, कोडिंग के अंदर। तो हमारे को ये प्रूव नहीं करना कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें इंडिया में ये करना कि आविष्कार ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस मार्केट है। तो अब उसको वो फिर अब वो वाला जो अवेयरनेस है वो आप खरीद नहीं सकते हो। वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? आप करोगे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करोगे जिसमें पारितोष आए थे कि सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया से भी बच्चे आ रखे हैं और वो कम्पीट कर रहे हैं, वो क्या क्या बना रहे हैं। तो पेरेंट के अंदर आता है कि अरे किसका बच्चा इतना कुछ बना रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं बना रहा। तो वो फोमो पे खेलो आप, ठीक है। आप ऐसे शॉर्ट वीडियोस डालो, रील्स डालो, अलग अलग इंटरेस्टिंग क्रिएशंस ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों को फीचर करो जो बच्चों की कहानियाँ, जो बच्चों ने बहुत अमेजिंग काम किया है। हमारे एक फीचर होता है स्टार्स ऑफ आविष्कार, उसमें जैसे कोई यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन गया, कोई पर्ड्यू यूनिवर्सिटी गया, कोई कॉर्नेल गया, कोई आईआईटी में गया, कोई कहीं गया। तो और फिर उसके बाद थॉट लीडर्स को आप कैप्चर करो। थॉट लीडर्स बोले तो स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल्स के कोऑर्डिनेटर्स। तो इंडिया में तो हम वो माइंड शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे को रोबोटिक्स करना है तो आविष्कार इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। अब हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना कि मेरे को अपने बच्चे को रोबोटिक्स कराना है। वो एटलीस्ट मेट्रोज में टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में एक्सेप्टेड नॉर्म है अब। तो दैट वाइज हमारे को बस अपनी लीडरशिप पोजीशन डोमिनेट करनी है और मेंटेन करनी है। और इंडिया से बाहर हमारे को वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस है ऑलरेडी कि रोबोटिक्स बच्चों को पढ़ाना है। अफ्रीका में भी एक्सेप्टेंस है, मतलब आप ऐसे ऐसे कंट्रीज में मैंने देखी एक्सेप्टेंस, आप बिलीव नहीं करोगे। तो अब बस अपने नाम को हमें एस्टैब्लिश करना है कि वी आर वन ऑफ द गुड प्लेयर्स टू डू इट। सबको पता है कपड़े धोने हैं, लेकिन पैसे वाला आदमी सर्फ पे जाता है, राइट, और सर्फ ही बुलाता है। तो हमारे को वो एस्टैब्लिश करना है कि रोबोटिक्स सिखाने के लिए आविष्कार, या एआई सिखाने के लिए, या कोडिंग सिखाने के लिए आविष्कार इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज अवेलेबल। Got it. My last question before, of course, we open it up to the audience is, तो आपने, you took a different route as well, right? आपके products Hamley stores पे भी available हैं, आपके products मैंने airports पे भी in fact देखे हैं, right? I have actually seen your kids at airports as well. वो strategy क्या है? Is that just a brand recognition strategy or is that a sales strategy? वो आप, क्योंकि वहाँ पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, वहाँ पे आप अपनी inventory रख रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, there's a cost to it. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सो इस मामले में आई थिंक कीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर चैनल का अलग पर्पस होता है। और मेरे ख्याल से आफ्टर कोविड 1 साल 1.5 साल 2 साल आई थी बातें D2C ऑनलाइन बिकेगा। उसके बाद सबने एक्सेप्ट कर लिया भाई ऑनलाइन बेचने के टाइम पे आपकी कैक मतलब इफ आई कुड जस्ट डाइग्रेस अ लिटिल बिट, क्या हुआ था कि जितना भी अमेरिका से पैसा आया था ना इंडियन स्टार्टअप्स में, वो यहाँ से आ रहा था, ईस्ट कोस्ट से आ रहा था इंडिया में पैसा। इंडिया में से वो पैसा जा रहा था वेस्ट कोस्ट में। तो आपके बड़े बड़े हेज फंड्स या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपके पैसा डाल रहे थे कंपनीज में, और फिर हमारी कंपनीज खर्च कर रही थी वो गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, मतलब एडवर्टाइज करने में। तो वो पैसा यहाँ से आ रहा था और वो पैसा वापस उस कंट्री उनके पास जा रहा था एडवर्टाइजमेंट फंड में। तो सबने बाद में रियलाइज किया एंड पीपल बर्न्ड देयर फिंगर्स लाइक क्रेजी। आई मीन आई कैन गिव यू कपल ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। मैं नाम नहीं लेता उस कंपनी का, बट हमारे डोमेन थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, जिसने एक खोला था ऐप से बच्चा वो बन जाएगा, कोडिंग करना सीख सकता है। नहीं, वो कोडिंग ऐप से बहुत 5 करोड़ की नौकरी लगेगी। आई मीन इट्स अ कॉमन नेम, राइट? सो तो बड़ा मार्केट, मैसिव मार्केटिंग। बाद में जब उनके बिजनेस को खंगाला गया तो पता लगा कि वो एक अमेरिका का कस्टमर, एक सिंगल कस्टमर को एक्वायर करने के लिए $2100 खर्च कर रहे हैं। वाह। तो वापस बताता हूँ, why the reason I mentioned that is, तो what we have done is we have understood कि online is not the only channel, it is an important channel। तो आपको omni channel होना पड़ेगा आपको, और वो आप अपनी बिजनेस की स्टेज के हिसाब से डिसाइड करोगे, राइट? आपको सो हमारे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चैनल स्कूल है कि स्कूल के अंदर हमारी अगर रोबोटिक्स लैब लगी हुई है, एआई की लैब लगी हुई है, तो एक स्कूल ने एंडोर्स कर दिया है 500 पेरेंट्स के सामने कि ये ब्रांड वर्थ परस्यूइंग है, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल हमारे लिए ऑनलाइन है।
क्योंकि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं लोग उसको स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब रोबोटिक्स के बहुत सारे, मतलब एक इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, अगेन सॉरी डाइग्रेशन है प्लीज। हमने ना एक छोटा सा चेंज करा अपने एक प्रोडक्ट के अंदर। हम पहले बोलते थे रोबोटिक्स किट 5-in-1 रोबोटिक्स किट फॉर चिल्ड्रन, करेक्ट, ऐसा होता है। फिर हमने उसको लिखा रोबोटिक्स एंड AI किट। हमारी सेल ड्रॉप हो गई, हमें समझ नहीं आया ये क्या हुआ भाई, हमने तो एक एडिशनल फीचर डाला है। बाद में हमें समझ आया कि यार अच्छा AI डालने से ना पेरेंट के बेचारे दिमाग में आ गया कि क्या मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। उसके पास पैसे हैं, उसके पास इंटरेस्ट भी है, उसको ये डर लग गया कि मैं नहीं करा पाऊंगा, उसने खरीदा ही नहीं। तो पॉइंट सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैनल ऑनलाइन है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जैसे आप चीज ऐसे उठा ली, इसके बारे में स्टडी करता है। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट चैनल है इंटरनेशनल। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट चैनल है ऑफलाइन रिटेल। तो हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से स्कूल्स पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, गॉट इट। सेकंड पैसा हम ऑनलाइन पे लगाते हैं, थर्ड इंटरनेशनल पे, और फोर्थ फिर धीरे धीरे। और जो ऑफलाइन रिटेल है उसमें एक्चुअली कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ पर जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है या कई बार आपको एक प्रमोटर भेजना पड़ता है, या फिर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देनी पड़ती है, या फिर आपको कई बार शेल्फ स्पेस भी खरीदना पड़ता है। तो दैट एंड्स अप बिकमिंग, सो ऑफलाइन इज नथिंग बट इट्स नॉट अ सेल्स सोर्स फॉर अस, इट इज अ मार्केटिंग चैनल फॉर अस। गॉट इट। और बहुत बार ऐसा होता है, मतलब आई नो मेरी बेटी काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ती है यहाँ पर दिल्ली में, एंड आई नो सम रियली वेल टू डू फैमिलीज देयर। तो आई हैपन टू नो, एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी बेटी का फ्रेंड है, उसकी मम्मी। तो शी वाज टेलिंग मी, मैंने ना हैरोल्ड्स इज लाइक वन ऑफ द richest stores in London. So they have a house in London, and she was telling me, मैंने ना हैरोल्ड्स पे देखी थी ये किट, इतने पाउंड की थी। फिर मैंने ना हैमलीज पे देखी, इतने पाउंड की थी। फिर मैं ऑनलाइन देखी, इतने की है, मैंने वो खरीद ली। एंड दिस इज समबडी हु हैड मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। तो इसलिए बिहेवियर क्या है कि आप बाहर देखते हो, फिर आप फोन पे या फिर कंप्यूटर पे चेक करते हो सस्ती डील कहाँ पे मिल रही है, वहाँ से खरीद लेते हो। तो दैट्स व्हाई being present there is actually of value for us. Got it. Very interesting. On that note, ladies and gentlemen, मेरे सवाल हो चुके हैं खत्म. Of course, I can go on and on, but if you have any questions, we'll of course share across the mic to each and every one of you. Please raise your hand, अपने आप को introduce कीजिए और आप कहाँ से आए हैं वो बताइए, and please then go ahead ask your question. Sure, we have the first question, and we'll take only 2 questions in the benefit of time, because then as you understand that discipline is important for Viksit Bharat leaders as a community. 2 questions लेंगे and आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो सर पहले तो बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट, आपने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत लर्निंग हो रही है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और अजय सर, आपने तो इतनी जो लोगों का ड्रीम्स होता है मार्सिंग वाशिंगटन और जो माइक्रोसॉफ्ट में, आपने तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक मतलब हर एक इंडियन का ड्रीम होता है इतनी लेवल पे आना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो क्या वो गट फीलिंग पे करनी चाहिए या डाटा पे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारा इंडिया है वो कौन टॉप 3 इंडस्ट्री किस फील्ड में जा रहा है, उनकी साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी किस लेवल पे जा रही है? क्या वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्या कंज्यूमर साइकोलॉजी जा रही है, क्या वो बाय करेंगे? जैसे मैंने सुना है वो एस्पिरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरीके से कोई इंडिकेशन दे सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स वो फ्यूचर में आज से 5 साल 10 साल बाद हमारी इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी कहाँ जाएगी, वो क्या लेंगे एक बार में? मेरे ये 2 क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो पहला इज अराउंड डिसीजन। तो यार मैं आपको ना दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिसअपॉइंट ही करूँगा, ठीक है। पहली बात तो मैं मानता हूँ कि देखो अगेन वेरी स्ट्रांगली किसी भी चीज़ के ना सिल्वर बुलेट आंसर्स मेरे को आज तक ज़िंदगी में मिले नहीं है और समझ भी नहीं आए हैं। किसी चीज़ का एक आंसर नहीं होता। एवरीथिंग हैज़ मल्टीपल फैसेट्स टू इट, एंड वो उसमें एक मल्टीपल फैसेट आपकी अपनी पर्सनालिटी भी होती है, राइट? सो फॉर समबडी टेकिंग अ रिस्क इज अ वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। श्योर। For someone else, taking a small risk is also something which causes tremendous amount of stress. ठीक है, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि आपको अपने आप को भी उस फील्ड में डालना है। तो डिसीजन मेकिंग में क्लियरली मैं कहूँगा, देखो आपको ना एक थोड़ा डाइग्रेशन इसमें लूँगा मैं, लेकिन एक बात बोलूँगा कि डिसीजन मेकिंग में ना आपको रैशनल तो डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सो अगर वो एक मैथमेटिक्स इक्वेशन है ax + by + c, तो x का जो x है ना वो आपका रैशनैलिटी भी होना चाहिए कि फर्स्ट थिंग शुड बी रैशनैलिटी। हमारी ज़िंदगी में नहीं होता और कई बार स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होते हैं, आप रैशनल नहीं हो पाते। सबको पता है कि सड़क पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, गाड़ी अगर ठुक गई तो राइट नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन लोग लड़ते हैं, हम नहीं हो पाते रैशनल, ठीक है। तो
ठीक है, मतलब वो सिचुएशन छोड़ देते हैं, बट रैशनैलिटी को आपको फैक्टर रखना चाहिए, और आप कौन हो, आपको क्या चीज़ किस तरह से इमोशनल आपको ड्राइव मिलता है, वो भी आपको फैक्टर डालना चाहिए, और इनका कॉम्बिनेशन और किस टाइम पे हो, कहाँ पर हो, ये तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आप किसी डिसीजन पे आते हो। इसमें ना मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैंने सुना हुआ है एक तरीका। तो एक बार सो देयर इज अ पोएट बाय द नेम जावेद अख्तर, एवरीवन नोज हिम राइट, सलीम जावेद वाले जावेद साहब। उनसे किसी ने एक बार पूछा कि ना आप इतने बुद्धिजीवी आदमी हो, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हो, आप अपने ज़िंदगी के डिसीजंस कैसे लेते हो, दिल से लेते हो दिमाग से लेते हो? एंड द स्मार्ट गाय ही सेज कि यार मैं ना देखो ज़िंदगी के बड़े डिसीजन है ना वो दिल से लेता हूँ, और जो छोटे डिसीजन है वो जो डिसीजन ले लिए उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए दिमाग लगाता हूँ फिर। मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं आई थिंक यही हुआ है कि बड़े डिसीजंस मेरे को हमेशा अपने दिल से लिए हैं, लेकिन फिर जब डिसीजंस ले लिए फिर उसको वर्कआउट कराने के लिए वो प्रोटोटिपिकल मॉडल यूज़ करना कि भाई क्या वैल्यू करेगा क्या नहीं करेगा। तो अगेन पहला क्वेश्चन का आंसर मेरा ये है कि सिंगल सिल्वर बुलेट नहीं है, इसमें आप कौन हो, आपकी सिचुएशन क्या है, लॉजिक वहाँ पर क्या कह रहा है, आपकी इमोशंस क्या कह रही हैं, इन सबको एक अच्छे से खिचड़ी में डालो, अपना बढ़िया सा बनाओ और उसको फिर खा जाओ जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, आपका जो बेस्ट आंसर होगा ना वो हो सकता है किसी और का वर्स्ट आंसर हो, और किसी और का वर्स्ट आंसर आपके लिए बेस्ट आंसर हो सकता है। तो इस तरह से मतलब एकदम ये कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि इंडिया कहाँ जा रहा है। देखो मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज हु हैज़ अ क्रिस्टल बॉल इन देयर हैंड्स कि मेरे को फ्यूचर दिख रहा हो। मुझे इतना पता है कि इंडिया पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो दिख रहा है, और ये भी नज़र आ रहा है कि ग्लोबल स्टेज पे बात करें तो कौन सी ऐसी इकोनॉमीज़ है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको बहुत पॉजिटिवली लोग देख रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, उनमें इंडिया टॉप 3 या 4 में होगा। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज हमारे साइड पे है, बट हमारे अपने चैलेंजेस भी हैं, है ना। तो अगर आप वैसे देखोगे तो मतलब देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टेलविंड्स विच इज़ कैरिंग इंडिया फॉरवर्ड। बट इंडिया में ना 4 बिजनेस मॉडल बड़े मस्त चलते हैं। अब वो आप टाइमलेस है। पहला बिजनेस मॉडल हमारे यहाँ पर ना कैश नहीं है इजीली अवेलेबल, कैश फ्लोज नहीं अच्छे इजीली अवेलेबल होते, पानी आराम से कैश आराम से फ्लो नहीं करता। तो एनी बिजनेस विच कैन प्रोवाइड कैश फ्लोज टू कंपनीज और कैश फ्लोज टू इंडिविजुअल्स विल ऑलवेज डू वेल, विच मीन्स लोन मार्केट्स वो बहुत बढ़िया करेंगे। सेकेंड बिजनेस जो इंडिया में बहुत बढ़िया करेगा वो करेगा आपकी मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहाँ पर कि आपका जैसे कंपनीज लाइक HLL, कंपनीज लाइक इवन नाउ वी कैन से प्रॉब्ली पतंजलि एंड ऑल, जिनका हर जगह पे स्टोर है, कोई ITC एंड ऑल। सो मैसिव लेवल की अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप वहाँ पर कुछ भी बेचते रहो, बिकेगा सामान। ठीक है, तीसरा इंडिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया इज अ टफ मार्केट टू ऑपरेट इन, यहाँ पर मार्जिन आपकी लिमिटेड होते हैं, एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की रीजनेबली हाई होती हैं। तो अगर आप इंडिया में बना लो और वर्ल्ड को बेच सको, दिस इज अ फैंटास्टिक मार्केट। तीसरे तरह का बिजनेस मॉडल एक्सपोर्ट ड्रिवन। अगर ध्यान से देखो तो लास्ट 50 साल में सबसे बढ़िया जो कंपनीज बनी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन बनी है, लाइक्स ऑफ इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और चौथा, अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं और आप गवर्नमेंट एडेड बिजनेस में जा सकते हो, जहाँ पर आपको एक कैप्टिव मार्केट मिल जाए, खदान मिल जाए, या फिर आपको कोई लाइसेंस मिल जाए, तो फिर वो भी बढ़िया बिजनेसेस हैं। तो दैट मीन्स मैं कंज्यूमर मार्केट से थोड़ा सा घबराहट रखूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कस्टमर की ज़्यादा है, और जो उसकी एबिलिटीज़ हैं पे करने के लिए एटलीस्ट 5 से 10 साल में मुझे नहीं लग रहा कि उतना मैसिव चेंज आएगा। तो अगर आप इंडिया से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो ये 4 कैटेगरीज में अगर आप करोगे तो आपको ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। Thank you so much. Fantastic, great. All right, in the interest of time, ladies and gentlemen, because we of course have to now jump to our next session as well. You can always ask your questions. ये video of course ये पूरा session विकसित भारत leaders के program में होगा. You can watch this session again and आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. We will of course, by the way, ये कोई this is not going to be, and I am taking that leverage, the last session with तरुण भाई here. But मैं बहुत deeply प्रभावित हूँ तरुण भाई से, because I think he's a very real person, right? और बहुत मेहनत करके अपना business build किया है, and he's a very real person. He will give you real answers. और वैसे ही mentors हमें चाहिए, आज इस देश को चाहिए, वैसे ही mentors आज इस देश के युवाओं को चाहिए, right? और तभी आप practically, reasonably practical steps लेकर execute कर पाओगे, तभी आप विकसित भारत leaders कहला पाओगे in the next 5 years, right? On that note, Tarun, thank you so much for
being with us here. And before, of course, Tarun leaves, ladies and gentlemen, आप सभी लोग Avishkar is AVISHKAR.in .cc. right? ये इनकी वेबसाइट है. हम of course we'll write it down on our video as well. Please go ahead and trust me. मैंने इनकी kids खुद experience की है. Me and my kids, you know, we've experienced these kids. They are brilliant. दिमाग खोल के रख देते हैं. मुश्किल है. मैं ये नहीं कह रहा आसान है. You know, आपको अपने बच्चे के साथ मेहनत करनी होगी. आपको लगना पड़ेगा वो किट assemble करने में. But जिस टाइम वो किट assemble करके आप पहली बार ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके एक रोबोट चला देते हो ना, it just that moment is magical. तो सडनली सब खोल देता है आपके दिमाग में. यू नो, सो माय डॉटर नाउ शी कीप्स टेलिंग मी कि ये भी तो पॉसिबल है. इनफैक्ट इन आवर कन्वर्सेशंस आई टेल यू समथिंग, मैं तो फिर भी बहुत एट टाइम्स आई थिंक ऑफलाइन फिजिकल, यू नो, या सर्विस ओरिएंटेड. शी बाय डिफॉल्ट सजेस्ट यार ये तो बटन दबा के होना चाहिए ना काम. ये काम वैसे, यू नो, पापा वी यूज दैट किट, बटन वाला काम है ना, यहाँ पे बंदा क्यों लगा हुआ है, राइट? सो द नेक्स्ट जनरेशन इज लाइक दैट. एंड आई थिंक, यू नो, इनफैक्ट वन ऑफ द you know, Mahalakshmi, she's right there. You know, she was there at your event. Oh, is it okay? So I'd invited her. Her father is a business owner. He runs his masala, you know, brand called Manish Masale in पुरानी दिल्ली. But मैंने कहा कि भाई आप तो मनीष मसाले चलाते हो, लेकिन आपकी जो next generation है must wake up to completely different world. आप इनको लेकर आओ. So Mahalakshmi was there. I think she experienced Avishkar there. I hope you enjoyed it. You liked it. जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हो. She's right there. All right, great, fantastic. Sameer sir, on that note, let's get what you know we are really good at. By the way, हम लोग you know someday when we do an event for, let's say, the youth, we'll of course give away Avishkar kits. Absolutely. But right now एक बहुत ही special gift है जो हम आज अपने सारे mentors को दे रहे हैं. And वो है एक किताब जिसका नाम है बलिदान. It has stories of all the para SF commandos. Wow. You know, who largely have sort of laid down their life, you know, for the country, and the ones who are alive, Ashok Chakra, you know, and Shaurya Chakra winners. So please do, of course, read this book, and you would totally love it. So Sameer sir, Thank you very much. thank you so much, sir. Thank you. Brilliant. Thank you so much.